ये सुएज नहर जो है, सुएज नहर का जो आपको उद्गम एक तरह से कहें, स्थित यह बताएं कि सुएज नहर स्थित कहाँ है। तो ये जो सुएज नहर स्थित है, ये सुएज नहर मिस्र जो है, अभी आपको बताया मिस्र या इजिप्ट में स्थित है। इसका वर्णन जो है 1869 ईस्वी में सुएज नहर जो है इसका उद्घाटन किया गया या इसका वर्णन जल जो इसमें के प्रारंभ किया गया। ये जो है राष्ट्र को जो समर्पित की गई थी 1556 ईस्वी, यानी कि वो सन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा 1556 ईस्वी जो है 1556 ईस्वी में राष्ट्र को सुएज नहर जो है उसे समर्पित कर दिया गया। ये जो सुएज नहर है इसकी लंबाई जो है आपको 162 किलोमीटर लंबाई, 162 या हो सकता है कहीं देखो आपको 168 162 मिल जाती है, लेकिन अधिकतर आप देखोगे तो इसकी लंबाई जो है 162 किलोमीटर है। एनसीईआरटी की जो बुक है, 12th क्लास की जो बुक है उसमें दे रखा है, तो वहाँ पर इसकी लंबाई जो 162 किलोमीटर दे रखी है। ये नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर जो है उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो लिखता हूँ सुएज नहर जो है वो नहर, यानी कि सुएज नहर स्थित कहाँ है, मिस्र में। ठीक है, ठीक, मिस्र में ये स्थित है। ठीक, इस नदी का ये जो सॉरी झील जो नहर जो है सुएज नहर का उद्घाटन जो किया गया था 1869, उद्घाटन कहें या फिर कहें कि निर्माण कहें, उद्घाटन कह दो या फिर निर्माण कह दो। निर्माण जो है नवंबर 1869 ईस्वी जो थी, 1869 ईस्वी को इसका राष्ट्र को जो निर्मित की गई थी, राष्ट्र को निर्मित वो 17 जुलाई 1857 सॉरी 1957 1800 लिख दो 1857 की तो फिर वही क्रांति के बाद, क्रांति के बारे में है। तो राष्ट्र को जो सुएज नहर जो था, इस सुएज नहर को राष्ट्र को जब निर्मित किया गया तो कितने को किया गया था, 17 जुलाई 1957 को किया गया था। इसकी लंबाई जो है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है लंबाई 162 किलोमीटर। आपको 168 किलोमीटर भी अगर कहीं देखने को मिल जाएगी, कई बार ऐसा होता है लंबाई जो अलग अलग स्थानों पर दो दो जगह हो सकता है। एनसीईआरटी की आपकी 12th की क्लास जो दे रखी है उस 12th की क्लास में लंबाई में कोई हो गया हो तो आपको 162 मिल जाती है। ये जो नदी है, इस नदी को लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी कि ये नदी सॉरी ये जो नहर है लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती, ठीक, दो जलराशि हैं, उन दो जलराशियों में एक तरफ लाल सागर एक तरफ भूमध्य सागर जो है, उन दोनों को भूमध्य सागर या लाल सागर जो है उनको ये नदी क्या करती है, जोड़ती रहती है। मिस्र में स्थित है सुएज नहर, ये नदी जो है सुएज नहर जो है सुएज नहर मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण नवंबर 1869 को हुआ था। राष्ट्र को निर्मित जो की गई 17 जुलाई 1957 को की गई थी। इसकी लंबाई जो है 162 या 168 किलोमीटर आपको दोनों देखने को मिल जाएगी, और इसे लाल सागर व भूमध्य सागर जो है उन दोनों सागरों को जोड़ती है। इस जो नहर है, इस नहर को ब्रिटिश की मेरुदंड भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज जो था मेरुदंड कहा जाता, ठीक है। इसे जो सुएज नहर जो है, इस सुएज नहर को ब्रिटिश जो राष्ट्र है उस ब्रिटिश राष्ट्र की मेरुदंड कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश जो है उस ब्रिटिश राष्ट्र की क्या कहा जाता है, इसे मेरुदंड कहा जाता है। सुएज नहर जो है मिस्र में स्थित है। 1869 नवंबर 1869 में इसका उद्घाटन हुआ। ये नहर राष्ट्र को समर्पित की गई जो 17 जुलाई 1957 को, लंबाई 162 से 68 किलोमीटर, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है उन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है, और ब्रिटिश की क्या कहा जाता है, इसे मेरुदंड कहा जाता है। उसके बाद आपका आते हैं इसके मरुस्थल जो है,
मरुस्थल जो है, प्रमुख मरुस्थल पहला आता है सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल जो है, ये सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल, इस मरुस्थल में सबसे गर्म स्थान जो है, यानी कि सबसे गर्म स्थान जो मिलता है वो सहारा के मरुस्थल में ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सहारा का मरुस्थल जो है ये सबसे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है, यानी कि इस मरुस्थल में बारिश जो होती है, बूंद जो होती है लगभग औसतन 5 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। उसके बाद ये जो मरुस्थल है विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंध, इसमें सवाना जो है विश्व का प्रमुख उष्णकटिबंध जो सहारा का मरुस्थल जो है, उस सहारा का मरुस्थल में आपको देखने को मिलता है। और जबकि इस सहारा के मरुस्थल जो गर्म पवनें चलती हैं स्थान विशेष पर, सहारा के मरुस्थल में जो स्थानीय गर्म पवनें जो चलती हैं वो हरबट्टान के, या हरबट्टान जो कहते हैं उसके नाम से जाना जाता है। और हरमट्टान को राष्ट्रों में जो है उनको डॉक्टर्स पवनों के नाम से भी जाना जाता है। कि सहारा के मरुस्थल में स्थानीय विशेष पर चलने वाली गर्म पवनें जो होती हैं उन गर्म पवनों को हरबट्टान कहा जाता है। हरबट्टान जो है उसे गिनी राष्ट्रों में डॉक्टर्स पवनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि सहारा के मरुस्थल में गर्मी पड़ती है और वो पवनें जब चलती हैं अपने साथ थोड़ी नमी लिए हुए धारण चलती हैं, तो उन्हें जो सहारा के मरुस्थल में थोड़ी ठंडक या राहत प्रदान करती है। इसलिए इसे क्या कहा, उन पवनों को क्या कहा जाता है, हरमट्टान पवनों को डॉक्टर्स पवनों के नाम से भी जाना जाता है। अब लिखिए इसका विस्तार। विस्तार जो है उत्तरी अफ्रीका, उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, ठीक है, सहारा का मरुस्थल जो है उसका विस्तार जो है आपको उत्तरी अफ्रीका में पाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, इसमें जो है इस विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है, ठीक, गर्म स्थान सबसे गर्म विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है जिसे अल अजीजिया कहा जाता है, वो जो अल अजीजिया स्थान है वो भी आपका कहाँ पाया जाएगा, सहारा के मरुस्थल में। विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है अल अजीजिया, ठीक है, 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान जो है इसका 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। इसलिए विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया जो है, वो अल अजीजिया आपका पाया जाता है कहाँ पर, सहारा के मरुस्थल में पाया जाता है। अब बात है कि सहारा के मरुस्थल में जो पवनें चलती हैं, वो पवनें जो चलती हैं हरमट्टान पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें, यानी कि मैं कह दूँ कि स्थानीय गर्म पवनें हरबट्टान कहलाती है। ठीक है, गिनी राष्ट्र में हरबट्टान को डॉक्टर्स पवनें कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय जो गर्म पवनें सहारा के मरुस्थल में स्थानीय गर्म पवनें जो चलती हैं उन पवनों को हरबट्टान कहा जाता है। और इन हरबट्टान गिनी राष्ट्रों में ये जो हरबट्टान पवनें हैं जो, यानी कि यहाँ पर स्थानीय में चलती है, तो इन गिनी राष्ट्रों में हरबट्टान पवनें जो हैं उन्हें डॉक्टर्स पवनें
डॉक्टर्स पवने कहा जाता है। मैंने पहले कहा क्योंकि यहाँ पर जो सबसे गर्म सहारा का मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। तो ये जो पवने चलती है, हरबट्टान पवने जब चलती हैं भूमध्य रेखा से गुजरते हुए, तो वहाँ से क्या है कि भूमध्य सागर से गुजरते हुए ये क्या है कि नमी धारण कर लेती है। और नमी धारण करने के बाद ये क्या है कि जैसे ही चलती है उन राष्ट्रों में, तो उन व्यक्तियों को गर्म हवा में थोड़ी राहत पहुँचाती है, ठंडी हवाएँ आती है, उन व्यक्तियों को वहाँ पर थोड़ी राहत पहुँचाती है। राहत पहुँचाने के कारण ही इन पवनों को डॉक्टर्स पवनों के नाम से जाना जाता है या डॉक्टर पवने कहा जाता है। ये था आपका पहला सहारा का मरुस्थल। उसके बाद दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो है, इस कालाहारी मरुस्थल जो है, उस कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है। वो जनजाति जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति जो होती है वो जनजाति हष्ट-पुष्ट जनजाति होती है, सबसे ऊंचे कद की जनजाति होती है। ठीक है, कभी सॉरी, वो जनजाति कभी नहाती नहीं, क्योंकि मरुस्थल है, इस मरुस्थल में पानी नहीं मिलता है, तो वो जनजाति कभी नहाती नहीं है। ठीक है, वस्त्र पहनने के लिए कम मात्रा में मिलते हैं, तो छाल से निर्मित वस्त्रों का निर्माण करती है। दिन भर ये व्यक्ति क्या करते हैं, शिकार करते हैं। मैंने पहले कहा था ये व्यक्ति जो है लंबे पूरे पाए जाते हैं और अष्टपुष्ट पाए जाते हैं। फुर्ती इन व्यक्तियों में पाई जाती है। इन व्यक्तियों का मुख्य भोजन शिकार होता है। जंगल में शिकार हो जाए, कंद मूल फल एकत्रित मिल जाए उनको खा लेते हैं, या फिर छोटे कीड़े जुआ इली मिक्की झुक्की जो भी मिल जाए उन सबको खा लेते थे, क्योंकि आज के जैसे व्यक्ति नहीं थे। ये जो व्यक्ति थे इसमें रहने वाले बुशमैन आदिवासी मानव था। आदिवासी मानव को पहले ज्ञान नहीं था। ऐसा था कि कालाहारी मरुस्थल में जो रहता है बुशमैन, एक बुशमैन जो है आदि भेड़ को एक जगह बैठकर कच्चा मांस उसका जो खा जाता था, आदि भेड़ का कच्चा मांस जो है वो खा जाता था। क्यों खाता था? क्योंकि व्यक्ति जो होता था दिन भर जो है शिकार की तलाश में रहता था। शिकार नहीं करके लाएगा तो कंदमूल फल कुछ एकत्रित करके लाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली जो है, घर वाले जो हैं, वो हो सकता है उसके बीवी बच्चे जो हैं घर बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि कब हमारे पापा जी आएंगे, कब वहाँ पर हमें शिकार लेके आएंगे। बाकी और पड़ोसी कई बार होता है तो वो व्यक्ति खाते हैं। अगर मान लीजिए उस दिन किसी दिन से शिकार नहीं मिल पाती है, किसी कारण से शिकार नहीं कर पाता है, तो ये व्यक्ति अगर शिकार नहीं कर पाएंगे बुशमैन जनजाति, तो जंगल जो है उन जंगलों से कंद मूल फल कुछ ना कुछ एकत्रित करके जरूर लाते थे। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर जनजाति पाई जाती है। लगभग इसकी हाइट जो होती है 7 फुट तक के, 6-7 फुट, 6.5 फुट से लंबे जो व्यक्ति हैं वो पाए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट, सबसे विश्व की सबसे छोटी जनजाति, सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और वो पिग्मी जनजाति जो है लगभग 3.5 फुट के आसपास पाई जाती है। तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया, बोत्सवाना, ये बोत्सवाना देशों में फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी देश और बोत्सवाना जो है, उन दोनों देश जो हैं, उन दोनों देशों में कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है वो कालाहारी मरुस्थल पहला जाता है। बात यह है कि इस कालाहारी मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है, उस शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा जो होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंडा देने वाला, या कहे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो शुतुरमुर्ग, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यानी कि शुतुरमुर्ग जो है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग इसी में पाया जाता है। इसी में पाया जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है मुर्गा, जो शुतुरमुर्ग जो है, उसका सबसे बड़ा अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग, वो कहाँ पाया जाता है? आपके कालाहारी मरुस्थल में। तीसरा है नामीबिया का मरुस्थल।
नामीबिया का मरुस्थल। ठीक है, ये नामीबिया का मरुस्थल जो है, नामीबिया देश जो है उस नामीबिया देश में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है नामीबिया देश में। इसकी और कुछ मुख्य विशेषता नहीं है। नामीबिया का मरुस्थल ये है कि अफ्रीका महाद्वीप का जो है उन मुख्य मरुस्थलों में एक नामीबिया का मरुस्थल पाया जाता है, जिसका विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो है सिर्फ नामीबिया जो देश है उस नामीबिया देश में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जो थे आपके 3 मरुस्थल थे, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया का मरुस्थल। अब उसके बाद आती है इनकी कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति।